हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना, आणविक सूत्र, ग्लूकोज की पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ग्लूकोज की संरचना। तो उसका आणविक सूत्र ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 हमारा ग्लूकोज की आणविक सूत्र हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी सीधी श्रृंखला संरचना। तो ग्लूकोज की हमारी सीधी श्रृंखला संरचना C6H12O6 को हम लोग अरेंज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास है सबसे पहले एक कार्बन, 2 C6, मतलब 6 कार्बन होंगे हमारे पास। सिंपली आपको अगर बनाना हो तो मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं। यहां पर आप सीधे सीधे C लिख दीजिएगा, सीधे सीधे 6 आणविक सूत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा, C6H12O6। इससे ज्यादा हम इस संरचना में भी नहीं डाल सकते हैं, तो इसको रिमेंबर रखिएगा। हमारे आ गए सिंपली सी सीधा सीधा। अब फिर यहां बस आप एक H इधर मारिएगा और हमारे डबल बॉन्ड के साथ O, ऊपर वाली संरचना, और नीचे वाली संरचना में हम CH2OH जोड़ देंगे। फिर यहां पर हमारे पास OH इधर जोड़ेंगे। और फिर ये संरचना में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा OH यहां पर एक तो इस साइड लिखाता है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि हमारा थर्ड टर्म में हमारा C रहेगा, उसमें हम OH को उधर लिखेंगे और H को इधर लिख देंगे। ठीक है, इसी सिंपल फॉर्मेट में आप OH 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 H OH H H, मतलब आप सिंपल सीधा सीधा याद कर लीजिए। और आपका बस ये याद रखिएगा कि हमारा C6H12O6 के ज्यादा इसमें कोई भी तत्व नहीं होने चाहिए। अब यहाँ हमारा आता है कि इसमें 5 तो हमारे माइनस मतलब OH समूह जुड़े होते हैं। ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित रहते हैं और 5 समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। अभी हमने देखा संरचना में कि हमारे 5 OH हैं और हमारे सभी OH हैं जो कि अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर एल्डिहाइड CHO समूह की उपस्थिति का हमें पता चलता है। तो ग्लूकोज जब हमारा होता है, जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन बनाता है, जब ग्लूकोज की क्रिया जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाते हैं तो साइनोहाइड्रीन, तथा जब हम ग्लूकोज की क्रिया जब हम हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो हमें ऑक्सिम समूह प्राप्त होता है, ऑक्सिम देता है। ऑक्सिम मतलब ग्लूकोऑक्सिम, जिससे कि कार्बोनिल समूह का परमाणु उपस्थिति का पता चलता है। तो इस चीज को आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि हमारे पास है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहा, और यहाँ पर हमारे पास है जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है। अब इसका जब हम क्रिया करवाते हैं ग्लूकोज के साथ तो यहाँ पर बॉन्ड टूटते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा जो O का बॉन्ड है, एक बॉन्ड वो टूटेगा और यहाँ H का जो क्रिया है वो O से हो जाएगा, और हमारा साइनाइड वो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा बना लेता है साइनोहाइड्रीन, हमारा जो है हाइड्रोसाइनाइड से। अब यहाँ पर जब हम ग्लूकोज की क्रिया जब हम करवाते हैं सिंपली हमारा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तब जब हम ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं तो हमें ग्लूकोक्सिम मिलता है, मतलब ग्लूकोज के साथ हमें ऑक्सिम समूह मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सिम होता क्या है? तो ऑक्सिम जो होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ऑक्सिम में हमारे कार्बन के साथ 2 बॉन्ड लगे होते हैं, जो हमारा तत्व, जिस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ एक तरफ तो H जुड़ रहा है और एक तरफ हमारा ग्लूकोज का पूरा संरचना जुड़ रही है। और यहाँ पर जो हमारा ये जो टर्म है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। ऑक्सिम समूह जुड़ रहा है हमारे ग्लूकोज के साथ, इसलिए हम इसे ग्लूकोक्सिम बोल देते हैं, संधि कर देते हैं। संधि विच्छेद आप जानते हैं ना, वही बात है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सिम, ग्लूकोक्सिम, संधि कर दिए। तो ये चीज है, ग्लूकोज की क्रिया जब हम करवाते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ तो हमें ग्लूकोक्सिम प्राप्त होता है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे हो रहा है। ग्लूकोज का साइनाइड का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साइनोहाइड्रीन तथा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम ग्लूकोज का करवाते हैं तो हमें ऑक्सिजन प्राप्त होता है, जिससे कि कार्बोनिल समूह का पता चलता है। तो कार्बोनिल समूह क्या होती है? जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड से हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के मिलकर के बने तत्व को हमारा कार्बोक्सिलिक, और जो हमारा कार्बोनिल समूह में डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसे हम कार्बोनिल समूह की उपस्थिति का हमें इससे पता चलता है।
आप लोग समझ गए होंगे। अब हमारा आता है चक्रीय संरचना ग्लूकोज की। हमारा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना कुछ किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हमारा देख रहे होंगे, ये हमारी है एक सीधी श्रृंखला संरचना, जिसमें हमने भी देखा था ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला संरचना। सीधी श्रृंखला संरचना में नीचे वाला जो OH आपको दिखाई दे रहा है, ये OH डायरेक्ट, ये हमारा H जो होता है वो इससे तोड़ता है बंध को, और बंध तोड़ के डायरेक्ट ये ऊपर वाले O से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जिसे आप इस तरीके से देख रहे होंगे। यहाँ पर हमारा H टूटा और यहाँ पर से कनेक्ट हो गया और इसका डबल बॉन्ड आपस में टूट गया, जिससे हमारा इसमें एक O का बॉन्ड आकर के जुड़ जा रहा है। जैसे ये H टूटा, O हमारा एक बॉन्ड खाली हो गया था, तो ये O डायरेक्ट क्या करता है, कार्बन के साथ बंध बना लेता है, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड थे, ये बॉन्ड तोड़ चुका है, तो ये डायरेक्ट इससे बंध बना करके एक चक्रीय संरचना के रूप में प्राप्त होता है। अब इसकी संरचना किस प्रकार से चक्रीय होती है, इसको हम आगे देखते हैं। इसको आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा तथा बीटा हमारे जो चक्रीय संरचना हमें प्राप्त हुई थी, उन्हीं चक्रीय संरचनाओं के हिसाब से एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज के बारे में बात की गई। तो अल्फा ग्लूकोज क्या होता है और बीटा ग्लूकोज क्या होता है, उसे हम लोग देखते हैं। तो अल्फा ग्लूकोज में हमारा OH जो है वो देख रहे होंगे कि वो इस साइड आएगा, और हमारा बीटा जब होता है तो वो OH जस्ट उधर साइड चला जाता है। तो इधर हो गया अल्फा और उधर चल गया तो बीटा। बस कोई भी बाकी चेंजेस कुछ नहीं है, बस इधर से उधर, उधर से इधर कर दिए, तो अल्फा और बीटा हो गया। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा, चक्रीय संरचना अभी आपको याद करनी होगी। सीधी जो हमारी श्रृंखला थी, उसी सीधी श्रृंखला में हमारा ऊपर OH O था हमारा डबल बॉन्ड में, तो उसका डबल बॉन्ड टूटता है और नीचे वाले एक H उसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन हो जाता है अनपेयर, मतलब उसमें कोई भी, अब उसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षक को पूर्ण करने के लिए, वो कक्षक को पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता है, और इस प्रकार से हमारी चक्रीय श्रृंखला हमें प्राप्त हो जाती है। चक्रीय श्रृंखला में अल्फा और बीटा में कोई अंतर नहीं है, अल्फा बस हो जाता है OH इस साइड तो अल्फा, और जस्ट उस साइड चल लेता है तो बीटा। इसीलिए हमने कहा था कि यहाँ पर इधर उधर होने से भी बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि हमारे जो ग्लूकोज की सीधी श्रृंखला है उसमें OH हमारा इस साइड होता है। इसको आपको एकदम दिमाग में घुसा लेना है। अब हमारा आता है पाइरेनोस संरचना। पाइरेनोस संरचना क्या होती है कि हेवर्थ ने 1926 में अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित पाइरेनोल संरचना प्रस्तावित की। अब ये पाइरेनोल संरचना क्या है उसे हम देखते हैं। तो पाइरेनोस संरचना, पाइरेनोस संरचना में जो हमने चक्रीय संरचना प्राप्त की थी उसी को चक्रीय रूप में बना देना है। चक्रीय रूप में जैसे आप देखते होंगे बेंजीन को चक्रीय रूप में होता है, और उससे हम सिंपली फॉर्मेट में लिखेंगे तो उस प्रकार से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो हमारी चक्रीय संरचना हो है उससे ही हम इसको इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो हमें इस प्रकार से संरचना कुछ प्राप्त होगी। अब कैसी संरचना है, ये क्यों प्राप्त हो रही है, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो हमने बाहर से जोड़ा था, जिससे आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन है जो बाहर से जुड़ा है, वही ऑक्सीजन है यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारा H2O CH2OH था वो बाहर की ओर है, कुछ ये वाला, मतलब कि ये हमारा ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स तो है नहीं, ये हमारा डायरेक्ट जुड़ा हुआ था जो हमारे फर्स्ट कार्बन को हमारे जो है फिफ्थ कार्बन से जोड़ता है। ये यहाँ जो बीच में दिख रहा है यहाँ पर एक कार्बन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सब जगह बेंजीन की संरचना तो आपने देखी होगी, बस उसी प्रकार से है। इस संरचना को चक्रीय रूप में दर्शा दिया तो इनका नाम पड़ गया पाइरेनोस संरचना। बस आपको भी इसी प्रकार से कोई खोज कर देनी है तो आपका भी नाम हो जाएगा। जैसे आप इसी संरचना को कुछ अलग प्रकार से दिखा दीजिए तो उसमें आप अपना नाम जोड़ दीजिएगा, ग्लूको फलाना संरचना। बस सिंपल फॉर्मेट में साइंटिस्ट लोग ऐसे ही बन जाते हैं, साइंटिस्ट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और बस बन गए साइंटिस्ट। तो ये हो गई हमारी अल्फा। अल्फा में हमने देखा था कि हमारा OH एक साइड होता है, वही प्रकार है यहाँ पर हमारा फर्स्ट संरचना में OH इस साइड है तो हमारा अल्फा हो गया, जस्ट OH उस साइड हो गया तो हमारा बीटा हो गया। तो ये संरचना भी आपको आसानी से बन जाएगी। तो ये हुई हमारी ग्लूकोज की संरचना, उनके भिन्न संरचनाएं, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, सभी संरचनाओं को हमने देखा।
इसमें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।